Welcome to Standard 8 History, Chapter number 2, The Establishment and Expansion of British Power in India. Establishment किसको बोलते हैं? जब establish करना मतलब अपना बेस बनाना। तो ब्रिटिश लोग अपना बेस कैसे बनाए एंड देन वो एक्सपैंड कैसे किए, वो अपने आप को बड़ा कैसे किए, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंदर इंडिया कैसे आया, कौन कौन से इंडियन पावर्स थे जो ब्रिटिश से लड़ाई किए, ब्रिटिश के पॉलिसीज क्या थे इंडिया के बारे में। तो हम लोग ये चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हम लोग को इसका जवाब मिल जाएगा। तो जो इतना बड़ा मुगल एम्पायर था, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटी मुगल एम्पायर, मतलब बहुत बड़ा मुगल एम्पायर था, इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग और धीरे धीरे वो टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। जब औरंगजेब का डेथ हुआ 1707 में, तो बहुत सारे जो मुगल गवर्नर थे और चीफ्टेंस किसको बोलते हैं, लीडर को, सरदार को, दे ब्रोक फ्री फ्रॉम द मुगल कंट्रोल, वो मुगल कंट्रोल से बाहर निकल गए एंड दे एस्टैब्लिश्ड रीजनल किंगडम्स। ये देखो, ये है मुगल एम्पायर इतना बड़ा, ये पूरा मोरलेस ये पूरा इंडिया है। और हम लोग 1707 का बात कर रहे हैं, 1707 में ही औरंगजेब का डेथ हुआ। तो उस समय करीब करीब पूरा इंडिया इन लोग अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। और जैसे ही उसका डेथ हुआ, तो जो इसके गवर्नर थे, एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ का गवर्नर, इसका गवर्नर, बीजापुर, मैसूर, इन लोग लड़ाई करने लग गया, इन लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलने लग गया, क्योंकि इनको लगा कि अब कंट्रोल करने वाला नहीं है। औरंगजेब वॉज द लास्ट स्ट्रॉन्ग एम्परर। अब देखो धीरे धीरे, अब ये 1707 से देखो 1785 तक, देखो इसके पास बहुत कम एरिया है, बस यही एरियाज बच गए हैं जो इसके पास है, ग्रीन वाले, जो इनके गवर्नर कंट्रोल करते हैं। वाइसरॉयज किसको बोलते थे, इनके गवर्नर को, जो इस एरियाज को कंट्रोल करते थे। अब बाकी सब में देखो, यहाँ मराठास ले चुके हैं, यहाँ राजपूत ले चुके हैं, अलग अलग जगह अलग अलग लोग उसको ले रहे हैं। और ये देखो, और आगे जाएंगे तो ये देखो, ये मुगल एम्पायर कहाँ रह गया, बस नाम मात्र का रह गया है। कोई कहीं पे भी मुगल एम्पायर नहीं है, अब सब जगह ये छोटे 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 रीजनल किंगडम्स बनते चले गए हैं। तो हम लोग ये देखें कि ये जब सरदार लोग, चीफ्टेंस जो थे और जो गवर्नर थे, उन लोग अपने आप को मुगल कंट्रोल से फ्री कर लिए और अपना अपना किंगडम बना लिए। अब सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में क्या हुआ, मैनी यूरोपियन पावर्स वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एशिया ड्यू टू प्रॉफिटेबल ट्रेड प्रॉस्पेक्ट। तो इसमें हम लोग एशिया बोल रहे हैं, इसमें हम लोग इंडिया नहीं बोल रहे हैं। तो एशिया में इंडिया भी आता है, लेकिन उस समय इंडोनेशिया, जकार्ता, सुमात्रा, बर्मा, चाइना, ये सब भी कंट्रीज थे जो एशिया में थे, जो बहुत प्रॉफिटेबल थे। तो बहुत सारे यूरोपियन पावर्स थे जो एशिया की तरफ आ रहे थे। द ब्रिटिश वर वन ऑफ दीज यूरोपियन पावर्स हु केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। तो ब्रिटिश भी यूरोपियन, वन ऑफ द यूरोपियन पावर्स थे, जो पहले ट्रेडिंग करने के आए, एक छोटा सा ट्रेडिंग कंपनी थे। और क्या ट्रेड करना चाहते थे, वो लोग कॉटन का क्लॉथ, स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड, ये सब चीज़ को ट्रेड करना चाहते थे। तो यूरोपियन कंट्री से इंडिया पहले भी ट्रेड करता था, इंडिया का ट्रेड रिलेशन यूरोपियन से बहुत पुराना था, एंड इट गोज बैक डेज ऑफ एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन, हम लोग बहुत पहले का बात कर रहे हैं। तो ये ट्रेड कंटिन्यू थ्रू द मिडिवल टाइम्स, अभी बीच के टाइम में भी ये कंटिन्यू हुआ, लेकिन इस ट्रेड को कैसे करते थे, ये ट्रेड अरब ट्रेडर्स कंट्रोल करते थे। तो इस एरिया के लोग को हम लोग बोलते थे अरब, ठीक है, इस एरिया के लोग को बोलते थे अरब। तो ये अरब इंडिया के पास थे, तो वो यहाँ से सामान लेते थे और वो यहाँ से सामान लेके यूरोप में पहुँचाते थे, या लैंड के थ्रू यूरोप में पहुँचाते थे। तो ये बीच वाल का काम करते थे, ये इंडिया से सामान लिए, यूरोप में पहुँचाए। पर धीरे धीरे तो ये बीच में इनका मार्जिन था, इनका कमीशन था, इनके पैसे थे। धीरे धीरे यूरोपियंस को लगा कि ये एरिया यहाँ पे बहुत प्रॉफिटेबल है, ये सारा जो ये डार्क ऑरेंज और लाइट ऑरेंज है, वो सारे एरियाज प्रॉफिटेबल है। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग डायरेक्टली इंडिया से क्यों नहीं ट्रेड करते हैं। तो ये ज़्यादातर सी रूट से है, सी रूट से आना आसान था, लैंड रूट से आना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि इतने सारे किंगडम्स थे, उसको क्रॉस करना था। तो सी रूट से आना थोड़ा आसान था। तो जब पहले अरब कंट्रोल करते थे, अब धीरे धीरे यूरोपियंस इंडिया में एंटर करना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे 16th सेंचुरी में क्या हुआ, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे और उनके साथ सोल्जर्स, उन लोग एशियन नेशन को कंट्रोल करना शुरू कर गए। दे स्टार्टेड एंटरिंग एशियन नेशंस, और बहुत सारे एशियन नेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिए। तो अभी पूरा इंडिया कंट्रोल नहीं है, लेकिन अभी छोटे मोटे नेशंस, पार्ट्स, इन लोग उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिए। कंट्री भी तो हर टुकड़ा में बटा हुआ है।
100 साल तक, फॉर अबाउट अ सेंचुरी, जो ईस्टर्न ट्रेड था दैट वाज मोनोपोलाइज्ड बाय पोर्चुगीज। पोर्चुगीज कहाँ के लोगों को बोलते हैं? पोर्चुगल के लोगों को बोलते हैं। यहाँ के लोगों को पोर्चुगीज बोलते हैं। ये कंट्री जो है ये पोर्चुगल है। अब उन लोग इंडिया में कहाँ कहाँ अपना जगह खोलना शुरू किए? तो ट्रेड सेंटर खोलना शुरू किए कोचीन में, गोवा, बॉम्बे, दमन, दीव। ये जो एरियाज थे ये पोर्चुगीज के कंट्रोल के अंदर बहुत जल्दी आ गए थे। हम लोग एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। तो पोर्चुगीज सक्सीडेड इन सी ट्रेड बिकॉज ऑफ देयर सुपीरियर warships. They also succeeded in getting various concessions from the contemporary Mughal rulers. The Portuguese lost their influence in the India इन द 18th सेंचुरी। तो ये जब पोर्चुगीज आए थे 16th सेंचुरी में, तो उस समय तो मुगल एम्पायर बहुत स्ट्रांग है। तो ये सबसे पहले कोचीन में आए, ट्रेड किए, उसके बाद गोवा, बॉम्बे, फिर दमन, दीव, ये सारे एरियाज जो ये डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे पोर्चुगीज कंट्रोल, पोर्चुगीज यहाँ पे अपना ट्रेड सेंटर शुरू किए। उस समय मुगल्स बहुत स्ट्रांग थे, तो इन लोग मुगल से परमिशन लेना है। तो नंबर वन पहले पोर्चुगीज आए और ये मुगल एम्पायर से परमिशन लिया और वो यहाँ के किंग से बहुत सारा कंसेशन ले लिया, जैसे टैक्स का कंसेशन, हम जब पैसा कलेक्ट करेंगे तो उसमें से आपको बहुत कम देंगे। इस तरह का बहुत कंसेशन ले लिए, तो इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब ब्रिटिश आना शुरू किए तो इनका पोर्चुगीज का कंट्रोल धीरे धीरे लूज होना शुरू हो गया, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे में बात करेंगे। तो हम वही क्या 18th सेंचुरी में पोर्चुगीज लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। अब वास्को डी गामा जो बहुत फेमस पोर्चुगीज सेलर है जिसका नाम हम लोग सुनते हैं, ही रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट। कैलिकट अभी कहाँ पे है? केरला में। कैलिकट कौन सा पार्ट है? ये देखो कैलिकट। तो ये यहाँ पे आया, तो एक नया ट्रेड रूट, वास्को डी गामा यहाँ पे पोर्चुगीज सेलर पहुंचा, तो अब यहाँ से भी ट्रेडिंग शुरू हो गया। पहले हम लोग किसका बात किए थे? कोचीन, गोवा, बॉम्बे, दमन, दीव, उसका बात किए थे। अब वास्को डी गामा जब इधर आया, देखो 1498 में, तो कैलिकट से एक नया ट्रेड रूट शुरू हो गया, and thus opened a new sea route to India. वास्को डी गामा ने ट्रेड रूट खोले थे, लेकिन अल्फांसो डी एल्बुकर्की, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एल्बुकर्की, ही laid the real foundation of Portuguese power in India. तो इनके पास देखो ये सुपीरियर वॉरशिप्स थे। अब ये धीरे धीरे अब ट्रेडिंग कंपनी से ये एरियाज को कंट्रोल करना चाहते हैं। ही केम टू इंडिया इन 1503 एंड वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज अफेयर्स इन इंडिया इन 1509। इसको गवर्नर बना दिया गया था। तो जब ये एल्बुकर्की आया था ना, तो उस समय ये पहले ट्रेडिंग रूट्स थे, ये सारे ट्रेडिंग के लिए थे, बट धीरे धीरे ये लड़ाई झगड़ा करके इसको कैप्चर करना शुरू कर दिए। ये देखो 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर किया, उसके बाद 1533 में बॉम्बे को, उसी तरह फिर दमन, दीव, सूरत, ये सारा चीज़ इन लोगों के धीरे धीरे इन लोग कैप्चर करने लग गए। तो इनका मेन इनका क्या था? नंबर गोवा, बॉम्बे, दमन और दीव, ये सब के बारे में हम लोग और थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो उसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो इट वाज बिकॉज ऑफ एल्बुकर्की की पोर्चुगल का मिलिट्री पावर इंडिया में इस्टेब्लिश होने लगा, क्योंकि किंग्स छोटे छोटे थे, अब ये टुकड़ों में बट चुके थे, तो उनको हराना थोड़ा सा आसान था। ये छोटे छोटे पोर्ट को पहले कब कैप्चर करते जगह जो सी रूट के पास थे। डच, डच किसको बोलते हैं? जो नीदरलैंड के लोग होते हैं उनको हम लोग डच बोलते हैं। डच भी बहुत सारे वॉयज लिए 1596 और दे फॉर्म द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1602। इंडिया में बहुत जगह फैक्ट्री भी लगाए, मसूलीपट्टनम और सूरत, पटना, कोचीन, बहुत जगह फैक्ट्री में भी लगाए, लेकिन डच इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। वो इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो जज लोग जो डच थे, नीदरलैंड के लोग थे, देखो ये आइलैंड्स हैं, सुमात्रा, जावा, ये सब आइलैंड्स हैं, ये सब चीज़, ये आइलैंड्स में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो वो इंडिया में डच कम इंटरेस्टेड थे। तो पोर्चुगीज़ का पावर थोड़ा ज़्यादा था, पोर्चुगीज़ इसमें ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे, डच थोड़ा सा कम कंट्रोल किए, जो आए भी वो तो थोड़ा देर में वो चले गए। ये देखो यहाँ पे मसूलीपट्टनम में दिखा रहा है ये डच का फ्लैग, यहाँ पे ये बाद में कोचीन में भी दिखा रहा है कि बाद में ये कोचीन में भी डच का हुआ। सूरत में भी डच थे, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स को टेक ओवर कर लिए।
तो डच ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा डच का एक्सपेंशन नहीं हुआ। तो दो यूरोपियन पावर का हम लोग बात कर चुके हैं। नंबर वन, हम लोग पोर्चुगीज़ का बात कर चुके थे जो बहुत सक्सेसफुल रहे। नंबर टू, डच, वो इंडिया में कम इंटरेस्टेड रह के इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब कंट्रीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। अब ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हम लोग बात करते हैं। तो जो पोर्चुगीज़ का सक्सेस था, इनका जो ट्रेड करते थे किसमें के, स्पाइस में, मसलिन में, सिल्क में। मसलिन एक तरह का कॉटन क्लॉथ होता है, कैलिको वो भी एक तरह का कॉटन क्लॉथ होता है, गोल्ड, ये सब में इनको पोर्चुगीज़ को बहुत सक्सेस हुआ। तो वो दैट इनकरेज, ब्रिटिश लोग भी चाहते थे कि हम भी इस इन फील्ड में जाएं और इंडिया से ट्रेड करें। तो इट वाज इन 1599 दैट अ फ्यू ट्रेडर्स known as merchant adventurers made a company to trade with the eastern world। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिया नहीं बात किया जा रहा है यहाँ पे, क्या बात किया जा रहा है, ईस्टर्न वर्ल्ड का बात किया जा रहा है। तो इस कंपनी को एक नाम दिया गया, इस कंपनी को क्या नाम दिया गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसको ईस्ट इंडिया क्यों बोला गया, जब हम ये पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड से ट्रेड करना चाहते हैं तो इसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला गया। तो उसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। ये पार्ट जो था, ये पूरा जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट को इंडीज बोला जाता था, ईस्ट इंडीज। इंडीज वर्ड थोड़ा सा इंडोनेशिया से ज़्यादा रिलेटेड था। तो ये जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सब का हम लोग बात करें तो ये इसको इंडीज बोला जाता था। तो इसीलिए ये यहाँ पे ब्रिटिश सरकार है और वो या यूरोपियंस यहाँ पे उनसे ईस्ट में था, इसीलिए इसका नाम पड़ा ईस्ट इंडीज। तो ईस्ट इंडीज को इंडिया से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन वो ईस्ट साइड में था, तो ये सारे कंट्री से वो ट्रेड करना चाहते थे। तो ये जो ब्रिटिश जो कंपनी बना ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो हमने मैप में देखा, वो ये सारे कंट्री से ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को एक चार्टर मिला क्वीन एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600। चार्टर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। तो क्वीन एलिजाबेथ ने उसमें उसको बहुत सारे कंसेशन दिए, बहुत सारे उसको प्रिविलेज दिए। तो वो एक चार्टर मिला कंपनी को। वो चार्टर क्या कहता था कि वो प्रिविलेज क्या था कि तुमको ये मोनोपोली होगा ईस्टर्न ट्रेड में, मतलब यहाँ से जो भी तुम करोगे वो बस केवल यहाँ पे बस ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। जहाँ जहाँ ब्रिटिश का सरकार रहेगा वहाँ पे ट्रेडिंग बस ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, यहाँ से जो भी ट्रेड होगा कोई और दूसरी कंपनी नहीं आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा फायदा था, क्योंकि वो जो प्राइस चाहते थे वो ये कर सकते थे, कोई कंपटीशन नहीं था। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग एक फैक्ट्री ओपन करेंगे सूरत पे, वेस्टर्न कोस्ट में 1608 में। तो ये उस समय का जो फैक्ट्री था ना, वो अभी के फैक्ट्री जैसा नहीं था। वहाँ के फैक्ट्री में सामान मैन्युफैक्चर नहीं होते थे, वो बिजनेस का सेंटर रहता था। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये फैक्ट्री है, इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत। तो यहाँ पे अभी के फैक्ट्रीज ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर होता था, वहाँ पे ऑफिसेज रहते थे, बिजनेस का बात होता था। तो ये तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम लोग एक सूरत में, ये देखो, ये सूरत में हम लोग ये ब्रिटिश अपना फैक्ट्री सबसे पहला फैक्ट्री वहाँ पे सेटल किए, सबसे पहला फैक्ट्री वहाँ पे स्टार्ट किए। तो ये फैक्ट हमने बोला कि फैक्ट्री में बिजनेस होता था। तो इसके तो यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले लोग जो थे, जो कंपनी के ट्रेडर्स थे, उनको हम लोग दूसरा नाम दिए। जो फैक्ट्री में काम करते थे उनको हम लोग नाम दिए फैक्टर्स। तो ये बिजनेसमैन हुए। जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेस करते थे, उसको फैक्टर नाम दिए। फैक्ट्री में क्या क्या था, ऑफिसेज थे, वेयर हाउस था जहाँ पे हम लोग सामान स्टोर कर सकते थे फॉर एक्सपोर्ट। कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते थे लेकिन स्टोरेज था। कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव थे कैप्टन हॉकिंस, इनको को जहांगीर के कोर्ट में भेजा गया। तो जहांगीर ने क्या दिया, इनको बहुत सारे परमिशंस दिए कि तुम वेस्टर्न कोस्ट पे, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे तुम अपना फैक्ट्रीज लगा सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए, थ्रू अ रॉयल फरमान। तो मतलब रॉयल फरमान मतलब रॉयल ऑर्डर। तो जहांगीर ने क्या ऑर्डर दिया कि वेस्टर्न कोस्ट पे तुम अपने जहां भी चाहो वहां पे तुम फैक्ट्री लगा सकते हो। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इससे खुश नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि उसने एक दूसरे आदमी को भेजा, थॉमस रो को, मुगल कोर्ट में। तो ये निगोशिएशन में बहुत अच्छे थे, इन्होंने जाके जो जहांगीर से थे एक दूसरा ऑर्डर ले आया, और उस ऑर्डर से दे कुड ओपन फैक्ट्रीज ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब केवल वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं, पूरा पार्ट ऑफ द कंट्री में दे कुड ओपन। तो ये जहांगीर का एक लेटर है जो इन्होंने ब्रिटिश रूलर जेम्स को लिखा था और थॉमस रो के थ्रू। द लेटर ये कहता है
कि मैंने अपने का सारे किंगडम्स को कमांड दे दिया है। उस समय ये देखो कि मुगल एम्पायर बहुत स्ट्रांग है, उस समय बहुत स्ट्रांग है, उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कि मैंने अब तो सबको तुम कमांड दे दिया है, तुम अपने जहाँ भी चाहो तुम उसको अपने फैक्ट्रीज खोल सकते हो, सब लोग तुमको समझेंगे कि मेरा दोस्त है, कोई तुमको परेशान नहीं करेगा, तुम अपने मर्जी से जो काम चाहो वो कर सकते हो। उस समय पोर्चुगीज थे वेस्ट कोस्ट पे, तो पोर्चुगीज भी तुमको तंग नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने बोला कि जो तुम अपने शिप से मेरे लिए रेयरिटीज मतलब अपने कम जो बहुत रेयर सामानें हैं और रिच गुड्स जो है वो मेरे लिए तुम कंट्री में भेजो। तो कमांड योर मर्चेंट्स टू ब्रिंग इन देयर शिप्स ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ रेयरिटीज, मतलब जो भी रेयर चीज़ है और रिच गुड्स है वो मेरे पैलेस के लिए तुम भेजो। तो ये लेटर को मैं एकदम डिटेल में नहीं गया हूँ, लेकिन बेसिक ऑर्डर यही था कि मैं कोई तुमको कंट्री में परेशान नहीं करेगा, ना पोर्चुगीज ना मेरे गवर्नर्स, और तुम अपने मर्जी से बिजनेस कर सकते हो। तो वो ये लेटर है। तो विल कीप इट टिल हियर। तो बॉम्बे के बारे में थोड़ा सा हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे।